18 जुलाई 2025 को आईटी डिपार्टमेंट ने टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CA 3CD 3CB 3CD को ई फाइलिंग इनकम टैक्स पोर्टल पर रिलीज किया विद द मेजर चेंजेस। सीबीडीटी ने 28 मार्च 2025 को एक नोटिफिकेशन इशू किया था रिगार्डिंग द मेजर चेंजेस इन द टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CD, जिन्हें एप्लीकेबल किया गया 1 अप्रैल 2025, यानी कि आपके फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 पे ये चेंजेस एप्लीकेबल किए जाएंगे। आज इस सेशन में इन सभी चेंजेस को एक एक करके हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है और आप सभी को सेशन के एंड तक मेरे साथ बने रहना है। हाय फ्रेंड्स, आई एम CA अनीता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको इस तरह की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। Like the video and share with your friends and relatives in order to create awareness. फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए टैक्स ऑडिट फॉर्म 3CD में कुछ मेजर चेंजेस किए गए। एक नया क्लॉज इंसर्ट किया गया, 2 क्लॉजेस को ओमिट किया गया था और कुछ क्लॉजेस में मेजर अमेंडमेंट्स किए गए हैं। इन सभी को एक एक करके अब हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। क्लॉज 12 ऑफ फॉर्म 3CD में नया सेक्शन 44BBC that provides the special provision for non-resident operators of cruise ship को एप्लीकेबल किया गया फॉर फाइनेंशियल ईयर 24-25 ऑनवर्ड। क्लॉज 19 में टोटल 23 सेक्शंस दिए गए हैं। इसमें से कुछ सेक्शंस को रिमूव कर दिया गया है क्योंकि इनका अलाउएबिलिटी पीरियड एक्सपायर हो चुका है। सेक्शन 32AC इन्वेस्टमेंट इन न्यू प्लांट और मशीनरी, सेक्शन 32AD इन्वेस्टमेंट इन नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया, सेक्शन 35AC एक्सपेंडिचर ऑन एलिजिबल प्रोजेक्ट्स, सेक्शन 35CCB एक्सपेंडिचर ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट्स। इन चारों सेक्शन को क्लॉज 19 में से अब ओमिट कर दिया गया है विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/2025, क्योंकि इन सभी सेक्शंस का अलाउएबिलिटी पीरियड अब एक्सपायर हो चुका है। क्लॉज 21 में एज पर सेक्शन 37B जिन खर्चों को डिसअलाउ किया जाता है वो रिपोर्ट किए जाते हैं। इस लिस्ट में 9 डिसअलावेंस थी, अब इसमें एक और डिसअलावेंस ऐड कर दी गई है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू सेटल प्रोसीडिंग्स इनिशिएटेड इन रिलेशन टू कॉन्ट्रवेंशन अंडर सच लॉ एज नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द ऑफिशियल गजेट इन दिस बिहाफ। अगर गवर्नमेंट कोई लॉ लेकर आती है फॉर सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, उससे रिलेटेड अगर कोई भी एक्सपेंसेस किया जाता है तो उसे डिसअलाउ किया जाएगा। MSMED एक्ट डिस्क्लोजर इन क्लॉज 22। MSME के 45 डेज पेमेंट रूल को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एप्लीकेबल किया गया था और उसकी रिपोर्टिंग क्लॉज 22 में की जाती है। पहले हम ब्रीफ में समझते हैं कि ये MSME की 45 डेज पेमेंट रूल क्या है। यदि आप एक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस हैं और यदि आपने अपने सप्लायर से कोई भी एग्रीमेंट नहीं किया है, उस केस में आपकी पेमेंट विद इन द 15 डेज की जानी चाहिए। और यदि आपका एक रिटन एग्रीमेंट है, उस केस में आपकी पेमेंट आइदर विद इन द 45 डेज और as per mention in the agreement whichever is the earlier होनी चाहिए। और यदि आप within the prescribed limit MSME की पेमेंट नहीं करते हैं तो आपके उस खर्चे को डिसअलाउ किया जाएगा। यदि आप
as a supplier अपने MSME को within the time limit specified in the section 15 of MSME Act पे नहीं करते हैं तो उस expenses को disallow कर दिया जाएगा और आप liable होंगे to pay an interest to micro and small enterprises as per the section 16 and which is 3 times the RBI rate from the day of the default till the date of payment. फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको MSME की 2 रिपोर्टिंग की रिक्वायरमेंट थी इन क्लॉज 22। फर्स्ट पार्ट में आपको इनएडमिसिबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टू MSME, आपका जो भी इंटरेस्ट MSME को पेबल है वो खर्चा आपको डिसअलाउ किया जाता है। और सेकेंडली द अमाउंट पेबल टू द MSME ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, यदि आपने विद इन द टाइम लिमिट एज पर सेक्शन 15 MSME की पेमेंट नहीं की, उस अमाउंट पेबल को आपको क्लॉज 22 के सेकेंड पार्ट में रिपोर्ट करना होता था। यहाँ पर क्लॉज 22 में एक अमेंडमेंट की गई है। आपके पार्ट 1 में इंटरेस्ट इनएडमिसिबल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट में कोई चेंजेस नहीं है, पर पार्ट 2 में आपको पहले टोटल अमाउंट पेबल टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर और उसे 2 पार्ट में बाइफर्केट किया जाएगा। उसमें से जो अमाउंट आपने विद इन द ड्यू डेट पे कर दी और कितना अमाउंट आपने टाइमली पे नहीं किया जिसे डिसअलाउ हो जाएगा, इस तरह की आपको रिपोर्टिंग अब क्लॉज 22 में करनी होगी। MSME एक्ट को फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एप्लीकेबल किया गया था। जो अमाउंट आपने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को पे नहीं की थी वो उस ईयर में डिसअलाउ कर दिया गया था। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो अमाउंट फाइनेंशियल ईयर 23-24 में जो भी आपका डिसअलावेंस का ओपनिंग बैलेंस है, यदि आप फाइनेंशियल ईयर 24-25 में उस अमाउंट को पे कर देते हैं तो उसे अब कहाँ रिपोर्ट किया जाएगा, इसके लिए क्लॉज 26 में मॉडिफिकेशन किया गया फॉर रिपोर्टिंग द opening balances of disallowances of section 43B subsection H. Clause 26 में previously disclosure of amount allowable only on actual payment basis उन्हीं खर्चों को 43B A to G को अलाउ किया जाता था जिन्हें आप एक्चुअल पेमेंट बेसिस पे कर रहे हैं। यदि आपने उस पेमेंट को बिफोर द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग योर ITR अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 1 कर देते हैं तो उस खर्चे को भी आपको अलाउ किया जाता था, बट ऐसा कोई प्रोविजन MSME एक्ट में नहीं था। आपको वही पेमेंट अलाउ करी जाएगी जो आप 31 मार्च तक पे करेंगे। MSME के ओपनिंग डिसअलावेंसेस को रिपोर्ट करने के लिए क्लॉज 26 में मॉडिफिकेशन किया गया। क्लॉज 26 को 2 पार्ट में अब बाइफर्केट किया गया। क्लॉज 26 के सब क्लॉज ए में अब आप अदर एक्सपेंसेस जो 43B A to G के साथ साथ 43B H के जो ओपनिंग डिसअलावेंसेस को भी इंक्लूड किया गया है। कितना अमाउंट आपने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो 23-24 में डिसअलाउ कर दिया गया था, कितना अमाउंट इस फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आपने पे किया और कितना अमाउंट आपने पे नहीं किया। जो अमाउंट आपने 24-25 में पे किया है उसे अलाउ कर दिया जाएगा। क्लॉज 26 सब क्लॉज बी includes only the current year expenses related to section 43B A to 43B G। यहाँ पर 43B सब सेक्शन H की रिपोर्टिंग नहीं की जाएगी जिसे ऑलरेडी क्लॉज 22 में इंक्लूड किया गया है। Omission of clauses 28 and 29 reporting under section 56 subsection 2 clause 7A and 56 subsection 2 clause 8B is no longer required. Clause 31 जहां पर reporting of loan accepted and deposited under section 269 SS and 269 ST
where the amount exceeds 20,000 other than the account pay check, account pay draft और इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम की रिपोर्टिंग की जाती है। यहाँ पर भी मेजर चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर आपको एक ड्रॉप डाउन फीचर प्रोवाइड किया गया है और दिस स्ट्रक्चर्ड कोडिंग सिस्टम कैटेगराइज द नेचर ऑफ each transaction, making it easier for the income tax department to track compliance with the loan related provisions. The nature of amount receipt remained cash payment, cash receipt, payment through non-account paycheck, receipt through non-account paycheck, transfer of assets, transfer of liability, conversion of assets, conversion of liabilities, general entry, आपने डेबिट में की है या क्रेडिट में, एट एनी अदर मोड की क्रेडिट और डेबिट की जो भी एंट्रीज हैं आपको अब उसे ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट किया करना होगा, जिससे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लोन रिलेटेड प्रोविजंस को ट्रैक करना ईजियर हो जाएगा। न्यू क्लॉज 36B को इंसर्ट किया गया है फॉर द बायबैक ऑफ द शेयर्स। अब बायबैक ऑफ द शेयर्स को डीम्ड डिविडेंड माना जाएगा विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2024। यहाँ पर बायबैक ऑफ द शेयर्स से रिलेटेड डिस्क्लोजर्स किए जाएंगे, अमाउंट रिसीव्ड, रिपोर्टिंग ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम द बायबैक एंड रिपोर्टिंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द शेयर्स। Hope guys this video has added value to you. Thanks for your valuable time. Jai Hind.